तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। तो ये सब एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्वप्रेरण और फिर अन्योन्य प्रेरण की। देखते हैं स्वप्रेरण क्या होता है। देखिए स्वप्रेरण या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। स्वप्रेरण में बस आपको इतना ही जानना। चलिए सबसे पहले आज कुछ एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, जिसमें हम लोग पहले इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि लेंज का नियम, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाए नहीं देगा, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, घटेगा तो घटने नहीं देगा। तो अगर इस लेंज के नियम से मैं पूछूं कि ये किस संरक्षण पर आधारित है, लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप क्या बताएंगे? आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। इसको कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये क्या होता है। चलिए एक बार पहले आप लोग लिख लीजिए, तब मैं बताता हूं कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। लिख लिए हैं? लिखिए लिखिए। लेकिन एक बात बता रहा हूं, हाँ लिख चुके होंगे तो मैं बता रहा हूं, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ना। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। तो हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण की। आते हैं टॉपिक पे। स्वप्रेरण क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कुंडली है, एक कुंडली है और इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहां एक धारा नियंत्रक हमने लगा दिया है जो धारा को नियंत्रित करेगा। तो जब एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक केवल ये है कि जहां पे धारा है वहां धारा के कारण जो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा ही। धारा अगर कहीं है तो वहां क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब आप ये बताइए कि अगर मैं धारा के मान में परिवर्तन करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का मतलब यह है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एक वैद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे एक धारा आ जाएगी। अब इसमें एक मुख्य धारा तो है, मतलब जो बैटरी से प्रवाहित हो रहा है, अगर मैं उसका नाम मुख्य धारा दे दूं तो इसमें एक धारा तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है इसमें एक और धारा आ जाएगा। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को स्वप्रेरण। बताया क्या आपने? डिफाइन कर दिया। बताया मैंने ये कि जब एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जिससे एक वैद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब स्वप्रेरण में क्या है कि एक ही कुंडली है, उसी में प्रवाहित धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, जिससे क्या होता है कि धारा में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन है मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित धारा आ जाती है। यानी इस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और धारा उत्पन्न हो जाती है। इस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और धारा, एक और प्रेरित धारा कह सकते उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, पेन पेपर ले लीजिए, खुद लिखिए एक बार कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के, एक ही कुंडली में जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तब उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त, कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। मुझे लिखना पड़ेगा
नहीं, मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन चलिए एक बार मैं ट्राई कर देता हूं थोड़ा बहुत कि जब किसी एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तब उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें लेंज का नियम लगाएं कि जो प्रेरित धारा आ रहा है उसकी दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, अगर हम इस पे बात करें तो देखिए हमने पढ़ा है कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। बताइए कैसी होती है? ये उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जो प्रेरित धारा है वह इस मुख्य धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इस मुख्य धारा के बढ़ने का क्या करेगा? विरोध करेगा। जब हम लोग क्या करते हैं, कुंडली में मुख्य धारा को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा इससे दूर जाकर के इसके बढ़ने का विरोध करता है। जब मुख्य धारा के मान को घटाते हैं तब प्रेरित धारा इसकी ओर प्रवाहित होकर के इसके घटने का विरोध करता है। मतलब मुख्य धारा को बढ़ाएंगे तो बढ़ने नहीं देगा और मुख्य धारा को घटाएंगे तो घटने नहीं देगा। इस प्रकार लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो जाती है कि वह मुख्य धारा का सदैव क्या करेगी? विरोध करेगी। गला थोड़ा बैठ गया, ध्यान से सुनेंगे तो सारा बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इससे कुछ संबंधित बातें, जैसे कि अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मल्टीप्लाई करें तो इसे कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। अगर हम लोग क्या करेंगे, n इंटू फाई बी का मल्टीप्लाई करें, यानी चुंबकीय फ्लक्स और फेरों की संख्या का मल्टीप्लाई करें तो इसे कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां लिखे ऐसे डायरेक्ट बता दें, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां n इंटू फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ये हुआ कि किसी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां n इंटू फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और सभी लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। यहां पे नियतांक आता है LI, जहां यल बहुत पूछा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक है या इसी को कहा जाता है स्वप्रेरकत्व। क्या कहा जाता है? स्वप्रेरकत्व। इसका मात्रक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है जो कि है हेनरी। क्या है? हेनरी। बीमा है ML2 T पे -2 A पे -2 इसकी बीमा है। ये इस तरह से हम यहां से कुछ बातें निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत वाहक बल के पदों में अगर हमें ये सूत्र लिखना है
वैद्युत वाहक बल के पदों में लिखना है तो क्या करेंगे, पहले एक बात सुन ले कि फेरों की संख्या और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मल्टीप्लाई चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती हैं। समानुपाती हटाएंगे, एक नियतांक आएगा L। इस नियतांक L को हम कहते हैं स्वाप्रेरण गुणांक या फिर स्वाप्रेरकत्व। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। इसका मात्रक होता है हेनरी। बीमा याद करने के लिए कार्य की बीमा में a पे -2 लिख देंगे तो बीमा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही वैद्युत वाहक बल के पदों में लिखना है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फैराडे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं कि E=-N d∅b अपॉन क्या होता है, dt। E=-N d∅b अपॉन dt, यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो E=-N d∅b अपॉन dt। क्लियर है बाबू। अब देखो N इंटू फाइव बी को अगर आप मिलाएंगे तो N इंटू फाइव बी को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। N इंटू फाइव बी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। तो N इंटू फाइव बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस यल आई। N इंटू फाइव बी की वैल्यू क्या है, यल आई। तो d अपॉन डी टी को मैंने बाहर लिखा, यल आई। क्योंकि यल कांस्टेंट है तो यल को बाहर लिखूंगा, आएगा E=-L di अपॉन डी टी। चाहूं तो मैं यल भी लिख सकता हूं -E अपॉन di अपॉन डी टी। इस तरह से यह स्वाप्रेरण का जो है फॉर्मूला। क्लियर है। तो जब एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और धारा प्रवाहित हो जाती है। ये सिंपल सा एक लाइन का अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि जब एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम स्वाप्रेरण कहते हैं। N इंटू फाइव बी को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे एक नियतांक L आएगा। N इंटू फाइव बी बराबर आपका L आई। यहां से हम लोग ये निकालेंगे तो इस तरह से आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन एक बार बताते हैं। हम जानते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से E=-N d∅b अपॉन dt होता है। N इंटू फाइव बी को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कहते हैं। तो N इंटू फाइव बी की जगह पे हमने लिख दिया यल आई, d अपॉन dt को बाहर कर दिया। यल तो कांस्टेंट है उसे भी बाहर कर दिया। धारा I में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका हम लोग करेंगे अवकलन। यहां से यल निकालेंगे, di अपॉन dt से भाग करेंगे तो यल बराबर -E di अपॉन dt। कैसे, देखो ये पूरा का पूरा गुणा में है यल के, तो इधर जाके भाग हो जाएगा सीधे, सिंपल सा। क्लियर है, थैंक यू।